अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम लोग दो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। कैथोड रेज की डिस्कवरी की, साथ में हमें पता चला कि कैथोड रेज जो है वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेज है, बीम है, उसको हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, यानी कि केनाल रेज की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई। उसी से हमें पता चला कि हमारे पास कुछ जो पॉजिटिव रेज होती हैं वही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैथोड रेज जो है वो सर विलियम क्रूक्स ने क्या की थी, डिस्कवर की थी 1878 में। फिर केनाल रेज यानी जिनको हम पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं वो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी 1886 में। ठीक है, तो 1878 के बाद मुसलसल इस पे काम होता रहा और 1895 तक इसकी मुकम्मल क्या होगी डिस्कवरी होगी थी, और बाकी 2 सालों में जो 1897 तक इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी थी, इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व और कंक्लूड हो चुकी थी। 1897 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या है, 1932 तक यही समझा जाता था कि एटम जो है, एटम में सिर्फ यही दो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मीन कोई और तीसरा पार्टिकल एटम के अंदर नहीं होता। ताहम रदरफोर्ड ने 1920 में एक प्रेडिक्शन दी थी। उसने कहा था कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के जितना हैवी, प्रोटॉन के मास जितना कोई और पार्टिकल भी मौजूद है जो कि न्यूट्रल है। उसका मास तो प्रोटॉन जितना है लेकिन वो खुद क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो एक प्रेडिक्शन सी उसने दी थी, और उसने वो प्रेडिक्शन असल में किस बेस पे दी थी स्टूडेंट्स, उसने प्रेडिक्शन इस बेस पे दी थी कि देखें, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एटम का मास पढ़ते हैं। ठीक है, मास, एटॉमिक मास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कार्बन की। ठीक, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है ना, तो एटॉमिक नंबर उसका 6 है। एटॉमिक नंबर का मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो जबकि हम लोग जब उसका मास लिखते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है। लेकिन जब हम इसका A नंबर लिखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मास नंबर ऑफ कार्बन, वो तो 12 होता है। तो 12 में से 6 की तो हमें समझ आती थी ना, 1920 तक हमें समझ आती थी कि उसमें 6 प्रोटॉन है। तो उसमें और इतना हैवी, 6 जितना ही हैवी क्या चीज़ है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन है, तो मतलब कोई और भी पार्टिकल्स हैं 6 जो कि प्रोटॉन जितने ही क्या हैवी है, और वो न्यूट्रल भी हैं। तो इस जो मास नंबर की बेस पे रदरफोर्ड कोई प्रेडिक्शन दे रहा था, उसको कुछ समझ आ रही थी कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होता है, कोई हैवी चीज़ होती है जिसकी वजह से एटम का जो मास होता है वो तकरीबन एटॉमिक नंबर से डबल होता है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम हमारे पास 2 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, उसका Z नंबर हीलियम का क्या है, 2 है। तो अगर मैं उसी का A नंबर की बात करती हूँ तो वो 4 है। देखें, डबल है ये दोनों हीलियम। अगर मैं इसी तरह से अभी आप कार्बन को देख लें, कार्बन का जो Z नंबर है वो 6 है, जो उसका A नंबर है यानी कि मास नंबर है वो 12 है, डबल है। तो आप किसी का भी लिख के देख लें वो तकरीबन डबल होता है, तकरीबन डबल होता है। मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ। ठीक है,
तो नाइट्रोजन का जो मेरे पास Z नंबर होता है वो होता है 7। जो नाइट्रोजन का A नंबर होता है वो 14 होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स के अलावा जो कोई भी पार्टिकल्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद हैं वो हैं तो न्यूट्रल है, मतलब कि वो चार्ज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, लेकिन वो मैस को क्या कर रहे हैं, वो मैस को डबल कर रहे हैं, वो अच्छा खासा मैस शो कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन्स जितना ही मैस शो कर रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ से, इस कंसेप्ट से उसने प्रेडिक्शन दी थी कि एटम के न्यूक्लियस में कोई और पार्टिकल है जो कि है तो न्यूट्रल है लेकिन वो प्रोटॉन से मैस में तकरीबन बराबर है। ठीक, तो 1920 के बाद साइंटिस्ट मुसलसल इस कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरह से हमें उस पार्टिकल के बारे में पता चल जाए कि भाई एटम का जो मैस है वो क्यों एटॉमिक नंबर से डबल आता है, तकरीबन क्यों डबल आता है। फिर 1932 में जाकर देखिए 12 इयर्स के बाद चैडविक ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने वो कामयाब हो गया न्यूट्रॉन डिस्कवर करने में, वो कामयाब हो गया न्यूट्रॉन डिस्कवर करने में। ठीक है, चैडविक ने क्या किया था, चैडविक ने हीलियम का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक, मतलब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकले हुए और सिर्फ उसका न्यूक्लियस है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे एमिट होती है इस तरह की रेडिएशन वाली, जो अल्फा बीटा या गैमा रेज को एमिट करती हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल उसने कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लिया था, उसने रेडियम से लिया था। तो रेडियम में से जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे उसने बम्बार्ड करवा दिया किस पर, बेरिलियम सब्सटेंस पे, बेरिलियम एलिमेंट पे उसने उसको बम्बार्ड करवाया। तो स्टूडेंट उससे हमारे पास क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, उससे हमारे पास कार्बन एलिमेंट बन गया। देखिए यहाँ पर बेरिलियम एलिमेंट है, यहाँ पर कार्बन एलिमेंट बन गया और साथ में एक न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हुआ है। ठीक है, और चार्ज डिटेक्टर से हमें पता चला कि उस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को ज़रा समझ ले, मैं कह रही हूँ कि ये इक्वेशन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क है। देखिए अभी तक हम लोग जो पीछे बात करते आए हैं वो केमिकल रिएक्शंस की हम लोगों ने बात की है। हम लोग फॉर एग्जांपल मैं कहती थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और वाटर बन गया, ठीक है ना। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंट है, और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। मतलब हमारे पास एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है ना। प्रोडक्ट में वही एलिमेंट्स रहते हैं जो रिएक्टेंट में होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये तो हमें समझ आती है, बॉन्डिंग के जरिए हुए, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई या आयनिक हमारे पास क्या होता है, रिएक्शंस होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में असल में हमारे पास टोटल एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर हीलियम पार्टिकल जो है, हीलियम, वो जब बम्बार्ड हो रहा है किस पे, बेरिलियम पे, तो वो कार्बन पे टोटली एक नया एलिमेंट बन गया है, कार्बन बन गया है, ठीक है, एलिमेंट ही चेंज हो गया है। अब वो देखें चेंज कैसे हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ये मैं बेरिलियम को अगर ड्रा करती हूँ तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। एटॉमिक नंबर 4 होने का मतलब है उसमें प्रोटॉन की तादाद 4 है, ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉन की तादाद, देखें इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने होंगे बेरिलियम में,
जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन नंबर यानी कि Z नंबर क्या है, 4 है। न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, ये देखिए बेरिलियम का 9 है, जो मैस नंबर है वो 9 है। तो A जो है इसका क्या है, 9 है। 9 का मतलब है कि Z प्लस N, ऐसे ही निकालते थे ना। Z हमारे पास इसका 4 है और A जो है वो इसका 9 यहाँ पर देखें दिया हुआ है, ये A नंबर यानी कि एटॉमिक मैस। तो न्यूट्रॉन हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास कितना निकलेगा, मेरे पास जो है N नंबर जो है वो 5 निकल आएगा, ऐसे ही है ना। तो मतलब N नंबर यहाँ पर 5 निकल आया, ठीक। और ये साथ में जो मैंने बम्बार्ड करवाया है वो मेरे पास हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब है Z नंबर उसका 2 है और N नंबर उसका वो भी 2 है, ठीक है। टोटल 4 है ना, ऊपर मैस नंबर 4 है और जो सिर्फ प्रोटॉन का नंबर 2 है। जब इसने, ये अल्फा पार्टिकल है, इसने जब इसको हिट किया तो हुआ ये है कि हमारे पास क्या बन गया है, कार्बन। कार्बन का हमारे पास देखें Z नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, 12 में से 6 निकालें तो वो न्यूट्रॉन का नंबर निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ, ये 6 हो गए Z नंबर, मतलब 4 ये और 2 ये। तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर यहाँ पर 6 हो गया और प्रोटॉन नंबर 6 कार्बन का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमारे पास टोटल क्या है, ये हमारे पास 6 हो गया यानी कि 4 + 2 6, ठीक है ना। और जो हमारे पास ये देखें 6 कार्बन का 6 और जो इसका हमारे पास नंबर आ रहा है न्यूट्रॉन नंबर वो भी 6 है। तो 5 न्यूट्रॉन यहाँ से और 1 न्यूट्रॉन यहाँ से, इधर से एक न्यूट्रॉन बच गया, ठीक है ना। वो जो न्यूट्रॉन बच रहा है ना 5 और 1 6, जो एक बच रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर सारा चेंज जो है वो न्यूक्लियस में आ रहा है, न्यूक्लियस में चेंज आ रहा है। न्यूक्लियस में जो है उसका प्रोटॉन नंबर ही चेंज हो गया है। जब प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो इसका मतलब है एलिमेंट ही चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रोटॉन नंबर 4 था तो वो बेरिलियम था, अब प्रोटॉन नंबर इसका 6 हो गया तो अब ये कार्बन है, ठीक है। तो ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बनाई है। इसकी जो ये इक्वेशन है इसको ऐसे लिखा जाता है कि हमारे पास हीलियम पार्टिकल ने बेरिलियम पे क्या किया, अटैक किया या बम्बार्ड हुआ, तो हमारे पास 9 और 4, ठीक है, तो 13 होते हैं। 13 में 12 इसका क्या आ गया, मैस नंबर आ गया, एक रह गया वो न्यूट्रॉन बन गया और ये 4 और 2 6, तो ये हमारे पास कार्बन बन गया, ठीक। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। अब न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स उसकी तरफ चलते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी डिटेक्शन आराम से चार्ज डिटेक्टर से हो जाती है। हमें चार्ज डिटेक्टर से पता चल जाता है आया कि किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। पेनिट्रेटिंग का मतलब ये घुस जाते हैं अंदर, चार्ज इन पे कुछ होता नहीं है, तो किसी भी चीज़ के अंदर ये पेनिट्रेट आराम से कर सकते हैं। देखिए चार्ज होगा तो रेजिस्टेंस होगी ना, चार्ज है ही नहीं है, रुकावट नहीं है, ये आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर। और इतनी अच्छी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है कि ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं सेलुलोज में से भी, पेपर में से भी, ये जो है हमारे पास वैक्स में से, पैराफिन्स में से, इन चीज़ों में से क्या कर देते हैं, ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं, इतने पेनिट्रेटिंग पावर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन्स का मैस ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मैस के, ठीक है, प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। फोर्थ इसका जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट
जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ हमारे पास स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो स्लो मूविंग होते हैं वो नाम से पता चल रहा है, स्लो मूविंग का मतलब जिनकी रफ्तार जो है वो कम है, स्पीड कम है, तो उनकी क्या होता है, पावर होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो फास्ट मूविंग होती है वो हमारे पास होते हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मोर इफेक्टिव होते हैं। किस केस के लिए, कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन अक्सर स्टार्ट करवाने के लिए ना, कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है। न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड हम लोग हमेशा कब करवाते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन के लिए, उसको एज अ प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, बम्बार्डमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास सब कुछ था। क्या हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, और आज हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ आएंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, अब वो उस एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेगा कि आया जो ये 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुए हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है, एटम के अंदर वो कहाँ कहाँ पर प्लेस हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, कैसे कैसे मौजूद हैं। तो ये रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।